दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया में कंट्रोवर्सीज क्या कम थी जो अब कोर्ट कचहरी का मामला भी शुरू हो गया है। और हम अश्नीर और भारत पे के कोर्ट केस की बात नहीं कर रहे हैं। शार्क टैंक में लीगल कंट्रोवर्सीज भी शुरू होने लगी हैं। शो मेकर्स और एंटरप्रेन्योर्स के बीच लीगल वॉर्स शुरू हो चुकी हैं। तो हुआ यूं कि 7 मई को डोरजे टीज के को-फाउंडर स्पर्श अग्रवाल ने अपने लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने बताया कि शार्क टैंक इंडिया वालों ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। डोरजे टीज एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड टी स्टार्टअप है जो सीजन 2 में आया था और उन्होंने अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल और विनीता सिंह से 2 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर 15% के बदले 30 लाख रुपए भी उठाए। लेकिन यूट्यूब पर उनके एड्स पर कॉपीराइट वायलेशन लग गया, जबकि वो उन्हीं के पिच के शार्क टैंक वाले क्लिप्स यूज कर रहे थे। और उस पर उन्होंने कहा कि ऐसे में स्टार्टअप सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि हालांकि वो कॉपीराइट लॉ समझते हैं, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई ऐसा भला क्यों करेगा। आफ्टर ऑल, डोरजे टीज ही नहीं बल्कि स्किपी, असेंबली, परफोरा, होवू फ्रेश, बियॉन्ड स्नैक, वकाओ फूड्स, नशर माइल्स, ये सारे कंपनीज लाखों खर्च कर रहे हैं अपने शार्क टैंक कंटेंट को पुश करने के लिए, जिससे उन्हें फ्री पब्लिसिटी और शार्क टैंक इंडिया का ब्रांड होने का ब्रांड रिकॉल मिले। उन्होंने कहा कि ये सोनी के किसी एग्जीक्यूटिव या लीगल टीम द्वारा लिया गया गलत फैसला है। इससे छोटे स्टार्टअप्स अपने आप को प्रमोट कैसे कर पाएंगे, ऐसे इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा, और ऐसे बहुत सारे सवाल उन्होंने रखे। लेकिन वो अकेले स्टार्टअप नहीं है, ऐसे बहुत से स्टार्टअप हैं जिन्हें लीगल नोटिस भेजी गई। ऐसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया के क्लिप्स पोस्ट किए थे, उनके पिचेस को सोनी वालों ने पुल डाउन किया है। किसी ने तो ये भी कहा कि उनके सोशल मीडिया और एड अकाउंट्स को सस्पेंड भी किया गया। गूगल और मेटा पर भी उन्हें कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए फ्लैग किया गया। होरर टेक्नोलॉजीज के सीईओ और को-फाउंडर यशवंत बुधवानी सीजन 3 में आए थे। उनके मेटा अकाउंट को भी डिसेबल कर दिया गया और इसीलिए उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा है। शार्क टैंक इंडिया एल्यूमिनाई के व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलता है कि कम से कम ऐसे 18 स्टार्टअप्स थे जिन्हें ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ा। तो अब इस केस को जरा बारीकी से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शार्क टैंक में जाने वाले एंटरप्रेन्योर्स को यह समझना जरूरी है कि जब आप शो पर जाते हो, देन यू आर द कंटेंट। तो जब कोई भी एंटरप्रेन्योर वो कंटेंट सोनी की जगह अपने और अपने कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर यानी कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करता है, तो वो ट्रैफिक जो सोनी वालों को मिलना चाहिए था वो डाइवर्ट होकर आपके पास चला आता है। आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो कंटेंट मोनेटाइज कर रहे हो जिसे प्रोड्यूस करते हैं सोनी वाले। और अगर बात पैसों की है कि अगर एंटरप्रेन्योर्स ये केस रखते हैं कि वो तो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं शार्क टैंक इंडिया के कंटेंट को एडवर्टाइज करने के लिए, तो उस हिसाब से शो मेकर्स भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं इस कंटेंट के प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो अगर हम इसे सिर्फ नजरिया बदल कर देखें तो समझ में आता है कि वाकई में उनकी बात भी गलत नहीं है। सेकेंडली, खासकर इस तरह के शो पर शो मेकर्स के ऑर्गेनाइजिंग और अरेंजमेंट से ही एंटरप्रेन्योर्स फाइनल राउंड यानी कि शार्क्स तक पहुंच सकते हैं। मतलब कि सोनी पिक्चर्स और स्टूडियो नेक्स्ट, जो कि शार्क टैंक इंडिया के प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वो उस कंटेंट को इन परपेचुइटी यानी कि हमेशा के लिए ओन करते हैं। अब वैसे तो बैकएंड के बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है कि शो के पीछे किन किन डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया जाता है या करवाया जाता है, लेकिन कंटेंट बिजनेस में वेवर फॉर्म्स होते हैं। वेवर फॉर्म्स एक तरह के लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बिजनेस ओनर्स यूज करते हैं, जिससे दोनों पार्टीज जो भी पोटेंशियल रिस्क है उसके बारे में अवेयर रह सकते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शूटिंग से पहले जरूर साइन करवाया होगा, लेकिन सवाल ये है कि असल में कितने लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। सब लोग बस टर्म्स एंड कंडीशंस पर साइन करके जस्ट उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर 3, कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 17 के अंडर प्रोड्यूसर इज द ऑथर ऑफ द वर्क। क्योंकि प्रोड्यूसर ने फिल्म के प्रोडक्शन के लिए पे किया है तो फर्स्ट ओनर वही होता है। तो भले ही उसी कॉपीराइट लॉ के मद्देनजर परफॉर्मर्स को भी राइट्स ग्रांट किए जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर के एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं इंटीग्रेटेड कंटेंट पर भी। लेकिन इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप शार्क टैंक का ब्रांड होने का महत्व जानते हो और उसी के कारण एड्स में वो पब्लिसिटी और ब्रांड रिकॉल चाहते हो, तो स्टार्टअप सोनी से लाइसेंस ले सकते हैं या फिर उसी कंटेंट को सोनी के यूट्यूब चैनल या प्लेटफॉर्म पर बैकलिंक कर सकते हैं जहां पर उस पिच को ओरिजिनली फीचर किया गया था। ऑल्दो इसमें कई सारी कंडीशंस भी आती हैं। अब चूंकि सोनी दुनिया के सबसे बड़े स्टूडियोज में से एक है और वो अपने कंटेंट को लेकर काफी पॉजिटिव भी है, उनके नजरिए से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हो सकता है, पोटेंशियल ब्रांड डायल्यूशन हो सकता है और शो के फॉर्मेट के ऊपर से कंट्रोल भी जा सकता है। इसीलिए उन्हें एक्स्ट्रा चौकन्ना रहना पड़ता है। सोनी ने भी इसके बारे में जवाब देते हुए शार्क टैंक में पार्टिसिपेट करने वाले स्टार्टअप्स को एक डायरेक्टिव में कहा था कि वो शार्क टैंक इंडिया, सोनी लिव, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के लोगोस, पिक्चर्स, फॉन्ट और वीडियोस को किसी भी कंपनी के वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करने से मना करते हैं।
ऐसा करने पर उस पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के मद्देनजर एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पिक्चर्स और वीडियोस उनके टीम द्वारा शेयर किए जाएंगे सिर्फ उन्हीं को स्टार्टअप्स अपलोड कर सकते हैं। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि एज सीन ऑन शार्क टैंक इंडिया को मेंशन करना पड़ेगा और अप्रूव्ड बाय शार्क्स और अप्रूव्ड ऑन शार्क टैंक इंडिया से सिर्फ काम नहीं चलेगा। वैसे दोस्तों इस लिस्ट में एक और नाम है और वो नाम है स्टार्टअप एनालिस्ट, यानी कि हम खुद। जी हाँ दोस्तों, हमने भी सिमिलर प्रॉब्लम का सामना किया है। अगर आप काफी टाइम से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे 9 से भी ज्यादा वीडियोस पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक लगे थे। इन वीडियोस में शार्क टैंक के फुटेजेस का कुछ हिस्सा हमने इस्तेमाल किया था जो हम वीडियो में रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। और ये ऐसे वैसे वीडियोस नहीं थे। ऑलमोस्ट हर वीडियो में लाखों में व्यूज आ रहे थे और कुछ मिलियंस में भी थे। डेली हर वीडियो में लाखों में व्यूज आते थे, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद सारे रैंकिंग्स भी डूब गए हमारे। एक और स्ट्राइक लग जाता तो चैनल ही डिसेबल हो जाता। तो हमें वापस से हमारे वीडियो कैटलॉग पर काम करना पड़ा। उसके बाद हमने ये पोस्ट भी डाला था, हमने मेल भी डाला था कि हम किसी भी तरह के सोल्यूशन के लिए राजी हैं, आप बताइए तो सही। लेकिन वहां से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। माना कि सोनी अपने कंटेंट को लेकर पॉजिटिव है, लेकिन क्या अकाउंट्स डिसेबल करने तक जाना सही कदम है? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताना। खैर, सबसे बड़ा मामला तो तब हुआ जब सोनी को ही किसी ने सू कर दिया। सीजन 3 में एक और स्टार्टअप आया था, ट्रैम्बो स्पोर्ट्स। उसके फाउंडर्स हमार ट्रैम्बो और सार ट्रैम्बो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कश्मीर विलो बैट्स बेचते हैं। उनका दावा ये था कि ये बैट्स इंडिया में कश्मीर के अलावा और कहीं नहीं मिलते और वो उसे बनाने में खास टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं। उनका एपिसोड एयर हुआ 30 जनवरी 2024 को और पीयूष और अमन ने 7.5 करोड़ के वैल्यूएशन पर 4% के बदले में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट भी किए। लेकिन उसके सिर्फ एक हफ्ते बाद क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने सोनी और ट्रैम्बो स्पोर्ट्स के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया कि शार्क टैंक पर सारी की सारी गलत सलत जानकारी बताई गई है और दावे भी गलत किए गए हैं। तो चीजों को थोड़ा हम ठीक से समझते हैं। एलिगेशन नंबर 1 ये है कि उनके मुताबिक ट्रैम्बो स्पोर्ट्स इन बैट्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि वो बाहर से आउटसोर्स करवाते हैं। वो सिर्फ स्टॉकिंग और सोर्सिंग में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। ऐसे ही बैट्स उन्होंने अल्फा स्पोर्ट्स से मैन्युफैक्चर करवाए हैं जो सीबी मैक के मेंबर हैं, जिससे एसोसिएशन के मेंबर्स के बिजनेस को हानि हुई है और उनके सेल्स भी गिर चुके हैं। इसका जवाब ट्रैम्बो ने भी लीगल नोटिस में दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी 1982 से वुड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है, दादाजी के टाइम से, और उनकी खासियत है प्रीमियम ग्रेड कश्मीर विलो बैट्स बनाना। ट्रैम्बो के पिच में कहा गया था कि उनके पास 3 स्टीम बेस्ड सीजनिंग प्लांट्स हैं। उन्होंने खुद पिच में कहा है कि 300 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। एलिगेशन नंबर 2 ये है कि सोनी टीवी को ध्यान रखना चाहिए था, फैक्ट चेक करने चाहिए थे और उनके गलती की वजह से क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर ने कहा है कि वो माफी मांगे और साथ ही साथ एसोसिएशन ने 500 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन भी मांगा है। तो जहां तक सोनी का सवाल है, वो शो के शुरुआत में ही डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि वो सिर्फ एक मंच है और किसी भी फॉल्स मैसेजेस के लिए जिम्मेदार नहीं है। और हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि शार्क टैंक वाले एंटरप्रेन्योर से नॉन इन्वॉल्वमेंट क्लॉज साइन करवाते होंगे कि वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इन एलिगेशंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। उन्होंने ये भी कहा कि वो एक ब्रांड को डिस्प्ले नहीं करते हैं, वो एसोसिएशन होकर आगे आए हैं और उन्होंने हमेशा कश्मीर विलो के नाम से ही अपनी पहचान बनाई है। जब आप देखेंगे कि हम whenever we come together on a single platform, हम यही दुनिया को बताते हैं you can get an alternative in the form of Kashmir Willow। तो ये सब हमारा एक कलेक्टिव एफर्ट है, ये हमने एक बंदे ने आगे नहीं दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें रेफरेंस देना चाहिए था कि जिन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया है वो क्रेडिट उनसे ना छीने जाए। तो अगर आप वीडियो देखें तो ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि ट्रैम्बो स्पोर्ट्स अपने ब्रांड से कश्मीर विलो बैट्स बेचते हैं, जिनका कुछ क्रेडिट और पैसा उनको मिलना चाहिए। कंपटीशन के बारे में उन्होंने अपने पिच में यह भी कहा था कि उनके क्वालिटी का बैट उनके प्राइस पॉइंट पर कोई नहीं बना सकता। ट्रैम्बो ने भी सीबी मैक के बारे में ये कहा कि उनसे हेल्दी कंपटीशन देखी नहीं जाती, इसीलिए कश्मीर विलो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही है। और सीबी मैक स्पोक्स पर्सन फौजल कबीर दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी धमका रहे हैं और बॉयकॉट करने की साजिश रच रहे हैं। और उन्होंने उल्टा एसोसिएशन पर 10.5 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन का डिमांड किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सही है, ट्रैम्बो या एसोसिएशन? हमें कमेंट में जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि शार्क टैंक सही है या फिर उन्हें अपनी सोच में बदलाव लाना जरूरी है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।